नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विनेश फोगाट के अयोग्य होने पर राहुल गांधी का भावुक संदेश। कहा, उम्मीद है देश की बेटी को न्याय मिलेगा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि लोगों के धैर्य की नाले परीक्षा। उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश हिंसा पर पीएम मोदी को दी चुनौती। खबर में आगे जिक्र होगा कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर बोले अखिलेश यादव, गहरी जांच पड़ताल हो और सच्चाई का पता चले। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आएंगे ईसी के सदस्य, राजनीतिक दलों के साथ करेंगे बैठक। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इंडिया गठबंधन का खुलकर करते हैं समर्थन तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। उम्मीद है देश की बेटी को न्याय मिलेगा। विनेश फोगाट के अयोग्य होने पर राहुल गांधी का भावुक संदेश। जी दोस्तों, भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट को ओवरवेट के कारण फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है और इस खबर ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। देशवासियों को उम्मीद थी कि विनेश फाइनल मुकाबला जीतकर गोल्ड मेडल हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। विनेश को फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दुख प्रकट की। राहुल गांधी ने कहा कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी और आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने भावुक संदेश दिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया है कि विनेश को जो अयोग्य किया गया है वो एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घटनाक्रम पर दुख जाहिर कर चुके हैं। पीएम मोदी ने पोस्ट लिखा कि विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं और चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है और इसको जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस महासचिव हैं, उन्होंने दावा किया है कि ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विनेश फोगाट के खिलाफ ये नफरती षड्यंत्र है? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोगों के धैर्य की नाले परीक्षा। उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश हिंसा पर पीएम मोदी को दी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में कई दिनों से हिंसा जारी है। शेख हसीना के इस्तीफा देने और भारत लौटने के बाद वहां के हालात और बेकाबू हो गए हैं। इस बीच अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है और इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश के घटनाक्रम ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि लोग सर्वोच्च हैं और शासकों को उनके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पत्रकारों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बांग्लादेश के अत्याचार का निशाना बने हिंदुओं को बचाने की चुनौती भी दी है। ठाकरे ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में युद्ध रोक सकते हैं तो उन्हें बांग्लादेश में भी तरह के कदम उठाने चाहिए और वहां के हिंदुओं को बचाना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसी तरह का विरोध प्रदर्शन इजरायल और श्रीलंका में भी देखा गया है। बता दें कि ठाकरे इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मिलने और खासकर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनावों में आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं। बांग्लादेश में पूरे देश में बड़े पैमाने पर लूटपाट और दंगे हो रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय मुख्य रूप से हिंदू पर हमले हो रहे हैं। शेख हसीना के भारत भाग जाने और अभी अंतरिम सरकार के गठन के साथ मंदिरों में आग लगाए जाने और हिंदुओं के घरों और व्यवसायों पर हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर बोले अखिलेश यादव, गहरी जांच और पड़ताल हो और सच्चाई का पता चले। जी हाँ दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उनका वजन महिलाओं की 50 किलोग्राम
ग्राम स्पर्धा के फाइनल से पहले कुछ ग्राम अधिक पाया गया था और इससे पहले विनेश ने मंगलवार रात को स्वर्ण पदक के लिए पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया था। वहीं अब विनेश की अयोग्यता को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इस चर्चा के तकनीकी कारणों की जांच पड़ताल करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो। इसके साथ ही उन्होंने इसके पीछे की वजह भी सामने लाने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मांग की है कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि ये विनेश का नहीं देश का अपमान है। विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है और भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे। अगर बात न मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार भी करे। दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर कहा कि विनेश आप चैंपियन में चैंपियन है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फाइनल खेलने से पहले विनेश फोगाट का वजन 50 किलो से मेल खा नहीं रहा था। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि ये खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर साझा करता है। रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था और इस समय दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आएंगे ईसी के सदस्य, राजनीतिक दलों के साथ करेंगे बैठक। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जायजा लेने के लिए भारतीय चुनाव आयोग कश्मीर पहुंच रहा है। 8 अगस्त यानी गुरुवार को चुनाव आयोग कश्मीर में पहुंचकर विधानसभा चुनाव को लेकर जांच पड़ताल करेगा। गुरुवार को आयोग प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भेंट कर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उनकी भी राय लेगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अंतिम बार विधानसभा चुनाव वर्ष 2014 में हुए थे और उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य थे। 5 अगस्त 2019 को संसद में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित हुआ और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मंगलवार को सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर चुनाव आयोग के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया है। प्रत्येक राजनीतिक दल को आयोग के साथ मुलाकात के लिए अलग अलग समय दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 से पूर्व जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कहा है। मौजूदा समय में चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर चुनावी तैयारियों में ही लगा हुआ है। प्रदेश में मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SS संधू भी आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार, राहुल गांधी ने उठाया यह मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि वायनाड में भीषण त्रासदी हुई है। वो कुछ दिन पहले अपनी बहन के साथ वायनाड गए थे और इस त्रासदी से उत्पन्न तबाही, दर्द और पीड़ा को उन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उन्होंने कहा कि वहां पर पहाड़ का लगभग 2 किलोमीटर का हिस्सा पूरा गिर गया है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं और कई लापता हैं। हालांकि अंततः हताहतों की संख्या 400 से अधिक होने की आशंका है। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य में जुटी एजेंसियों की सराहना करते हुए कहा कि वहां पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेना, NDRF सहित अन्य कई एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्य कर रही हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना की राज्य सरकार भी सहायता कर रही है और सभी लोग वहां के प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। ये देखकर अच्छा लगा कि सभी समुदाय एक साथ आए और मदद की। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए समग्र योजना बनाने की जरूरत है। केंद्र सरकार एक व्यापक पुनर्वास पैकेज प्रदान करे और साथ ही पीड़ित लोगों के लिए घोषित मुआवजे की राशि को भी बढ़ाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विनेश हुई डिस्क्वालीफाई तो संसद में हंगामा, विपक्ष ने पूछा सरकार का स्टैंड। जी दोस्तों, भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सब टूट गया। वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। इसी बीच विनेश फोगाट का मुद्दा संसद में भी गूंजा। विपक्ष ने इस मामले पर सरकार से सवाल किए हैं। विपक्ष की तरफ से सदन में विनेश फोगाट को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के नेता विनेश फोगाट की फोटो को लेकर भी आए और वहीं ओलंपिक में उन्हें अयोग्य करार दिए जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार का स्टैंड भी पूछ लिया। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अधिक वजन के कारण महिला कुश्ती 50
किलोग्राम वर्ग से अयोग्य घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर उनको चैंपियंस का चैंपियन बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा संसद इस वक्त हंगामा संसद में विनेश फोगाट को लेकर चल रहा है और कहा गया है कि भारत सरकार का क्या स्टैंड है और क्या अगर विनेश फोगाट को न्याय नहीं मिला तो भारत ओलंपिक का बहिष्कार करेगा। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन से मिलने लगे हैं मोदी सरकार की मंत्री के स्वर, सिर दर्द बन सकती है ये बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर इन दिनों देश की सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने इसके पक्ष में नहीं है और इस बीच केंद्र सरकार में मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का जातीय जनगणना को लेकर बड़ा जो बयान है वो सामने आ गया है। इस मुद्दे पर मोदी की मंत्री के इंडिया गठबंधन से सुर मिलते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली में आयोजित पार्टी की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और इसे देश के विकास के लिए बेहद जरूरी बताया। अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जाति जनगणना जरूरी नहीं है? हमारे देश की संरचना का आधार विभिन्न जातियां हैं और देश में हजारों सालों से है। क्या हमें उनकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि दबे कुचले और वंचित समाज को भी उनका हक, सम्मान और भागीदारी मिलनी चाहिए और ये सब सिर्फ जातीय जनगणना के आधार पर ही संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी दबे कुचले हाशिए पर खड़े हुए जातीय समूह को अगर अधिकार, सम्मान और भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो वो उसकी संख्या अधिकृत आंकड़ा होनी ही चाहिए और ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, दो नेताओं ने बोल दिया है हमला। जी हां दोस्तों, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। ये जानकारी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह ने दी है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ मोदी सरकार संसद में कहती है कि किसानों को लगातार लागत पर 50% का मुनाफा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि मोदी सरकार सदन को गुमराह कर रही है, क्योंकि सदन में भले ही किसानों को लागत पर 50% मुनाफे की बात करती हो, लेकिन सरकार ने 6 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में पत्र देकर कहा कि किसान को लागत पर भी 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उनकी सोच वास्तविकता में किसान विरोधी है। और उन्होंने ये भी कहा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्रैक रिकॉर्ड रायसेन और मंदसौर में किसानों के खिलाफ दमनकारी रहा है। राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के कृषि मंत्री को झूठ बोलने की आदत है। उन्होंने चौहान के इस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को कोई कर्ज माफ नहीं की है। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लगभग 37 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। और उन्होंने दावा किया कि तब शिवराज सरकार के कृषि मंत्री का बयान भी आया था कि कांग्रेस के समय किसानों का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन सदन में चौहान ने कहा कि कांग्रेस को जब मौका मिला तब किसानों को कर्ज माफ नहीं किया गया। ये बिल्कुल झूठ है, इसका प्रमाण हमारे पास है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार जम्मू कश्मीर में हो चुनाव, खड़गे ने रखी मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार होने की मांग की और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीति ना तो कश्मीरियत का सम्मान करने वाली है और न ही जमहूरियत को बरकरार रखने वाली है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 2019 में निष्प्रभावी बना दिया था और इसके साथ ही सरकार ने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर भाजपा की नीति ना तो कश्मीरियत का सम्मान करने वाली है, ना ही जमहूरियत को कायम रखने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने दावा किया था कि इस कदम से जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से एकीकृत करने, क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आतंकवाद को रोकने में
में मदद मिलेगी, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुकेश भाकर के निलंबन पर फूटा सचिन पायलट और डोटासरा का गुस्सा, कहा प्रतिपक्ष से डरकर की जा रही है आक्रामक कार्रवाई, कांग्रेस का बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित करने की कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कड़ी निंदा की। पायलट ने कहा कि प्रतिपक्ष के सदस्यों से डरकर उन पर आक्रामक कार्रवाई की जा रही है। सचिन पायलट ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि लाडनू विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने तक सदन की कार्रवाई से निलंबित करने की प्रक्रिया की घोर निंदा करता हूं। सत्ता पक्ष को सदन को सुचारू रूप से संचालित करना चाहिए, लेकिन उससे उलट प्रतिपक्ष के सदस्यों से डरकर उन पर आक्रामक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के तानाशाही रवैये से किसान, श्रमिक, युवा एवं आमजन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण पर एनडीए में बिखराव, बिहार के 2 नेता आए आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, SC/ST आरक्षण के भीतर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रार बढ़ती जा रही है और यहां तक कि केंद्र में सरकार चला रहे एनडीए भी इस फैसले पर दो फाड़ नजर आ रही है। एक तरफ जहां लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस फैसले के खिलाफ अपनी सहमति बताई है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने फैसले का स्वागत किया। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। वहीं मांझी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि फैसला 10 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। मांझी बिहार के गया से सांसद हैं और वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं। उन्होंने एनडीए में शामिल लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को स्वार्थी बताया है। मांझी का कहना है कि जो आदमी बढ़ गया है वो आगे बढ़ते रहे और जो लोग पिछड़ गए हैं उनके बारे में सोचा जाए, इसलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो 10 साल पहले आना चाहिए था। बाबा साहेब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। दोस्तों, उन्होंने कहा कि एससी की साक्षरता दर महज 30% है और इस 30% में कई जातियां हैं। 30% से ऊपर वालों को आरक्षण का लाभ मिलता रहे, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जिन लोगों की साक्षरता दर 7-8% है उसको तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव 2024 का मामला, ग्रामीण लोकसभा चुनाव परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती, रद्द करने की उठा दी गई है मांग। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मंत्री के भाषण के दौरान मंच पर ही सो गए विधायक गोपाल मंडल, वीडियो हो रहा है जबरदस्त वायरल। जी दोस्तों, भागलपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल आए दिन अपने कारनामों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें गोपाल मंडल बीच कार्यक्रम में मंच पर सोते दिख रहे हैं और मंच से मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते रहे और गोपाल मंडल गहरी नींद में सोते रहे। मंच पर भाषण चल रहा था और विधायक अपनी नींद पूरी करने में व्यस्त थे। उन्होंने भाषण को नहीं सुना और सोना ही मुनासिब समझा। वहीं अब मंत्री श्रवण कुमार और पीरपौती विधायक ललन पासवान की गोपाल मंडल पर नजर पड़ी तो उन्होंने उन्हें नींद से जगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि बांग्लादेश में अभी भी 19,000 भारतीय, यही हमारे सबसे बड़ी चिंता, संसद में बोले जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद दंगों की भयावह तस्वीर ने दुनिया को चिंतित कर दिया है। खासकर भारत बांग्लादेश में हो रहे हर घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर निरंतर नजर रखे हुए है और जब तक वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, भारत की गहरी चिंता बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अभी भी 19,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं जिनमें अधिकतर छात्र हैं। हम उनसे लगातार संपर्क में हैं। जयशंकर ने बांग्लादेश के घटनाक्रम पर राज्यसभा में बयान देते हुए कहा कि पड़ोसी देश का राजनीतिक घटनाक्रम चिंता का विषय है और सरकार अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से वहां रह रहे भारतीय नागरिकों से बराबर संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि वहां भारत के 19,000 नागरिक हैं जिनमें करीब 9,000 छात्र हैं और इनमें से काफी छात्र जुलाई में स्वदेश आ गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश मुद्दे पर सरकार के साथ कांग्रेस,
सांसद बोले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर हो चर्चा। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदम्बरम ने कहा कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो काफी चिंताजनक है। हमारे नागरिकों की सुरक्षा पर विचार किया जा रहा है। देश की सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। रुक करते अगली ब्रेकिंग न्यूज। प्रियंका गांधी अंबानी विवाह में शामिल नहीं हुई, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दावे पर बोली कांग्रेस। या दोस्तों, लोकसभा के बजट सत्र में झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी अंबानी की शादी में शामिल नहीं हुई, यहां तक कि उस समय वो भारत में भी नहीं थी। पार्टी ने बीजेपी नेता के दावे को खारिज करते हुए झूठ बोलने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सफेद झूठ बोला कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अंबानी की शादी में शामिल हुई थी। ये बिल्कुल गलत है। वो वहां नहीं गई थी और वो देश में भी नहीं थी। आपके गृह मंत्री को ये पता होना चाहिए। उनकी हर किसी पर नजर रखने की पुरानी और बुरी आदत है। उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री का मुकदमा झेलने वाले सांसद को झूठ बोलने की गंदी बीमारी है। प्रियंका गांधी जी अभी तक लोकसभा सदस्य नहीं है, इसलिए सदन में उनका नाम लेना भी विशेषाधिकार का विषय है। और यहाँ पर आपको बता दें कि मैं निशिकांत दुबे जी से बोलना चाहती हूँ कि वो संसद में झूठ बोलना छोड़ दें। आखिर आप कब तक फैक्ट चेक होते रहिएगा। तो यहाँ पर बड़ा बयान दे दिया है सुप्रिया श्रीनेत ने और भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को जमकर घेरा है।